नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन का संकट अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली में सभी सरकारी टीकाकरण केंद्र पहले ही बंद हो गए थे क्योंकि दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन खत्म हो गई थी। लेकिन अब वो लोग चिंता में डूब गए हैं जिन्होंने मई के महीने में कोवैक्सीन की पहली डोज तो ली थी, लेकिन अब जब वैक्सीन की दूसरी डोज लेने का समय हुआ है तो वैक्सीन नहीं मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य दिल्ली के रानी झांसी रोड पर दिल्ली सरकार का स्कूल। यहां 18 से 44 साल के लोगों को कोवैक्सीन लगती थी। स्टॉक खत्म हो गया तो 15 मई से टीकाकरण केंद्र बंद है। 18 साल के शिवेन भारद्वाज BBA फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। मई के पहले हफ्ते में कई दिन मेहनत करके किसी तरह अपॉइंटमेंट लेकर कोवैक्सीन लगवाई। अब जून में दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट लेने में लगे हैं, लेकिन ना सरकारी में स्लॉट मिल रहा है और ना प्राइवेट में। तो हमारे को लगा गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ फर्स्ट डोज के लिए होंगी, सेकंड डोज में इनका सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अब जैसे मेरे 28 डेज कंप्लीट हुए, अब मैं बुक करने जा रहा हूँ, अभी भी अगर मैं स्लॉट बुक करने जा रहा हूँ तो सेम प्रॉब्लम, मेरे को स्लॉट नहीं मिल रही क्योंकि गवर्नमेंट ने सेंटर ही सारे क्लोज कर दिए। तो हमारी एक प्रॉब्लम से हम निकल नहीं पा रहे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई। दिल्ली में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 42 दिनों के बीच में लगती है। लगवाने का समय हो चुका है, लेकिन सरकार के पास कोवैक्सीन है ही नहीं तो लगवाएं कैसे। यही नहीं, सरकार के पास कोवैक्सीन आ भी जाए तो भी समस्या दूर होती नहीं दिखती। दिल्ली में मई महीने में 1,48,880 लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगी। इनको इस जून महीने में दूसरी डोज लगनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को बताया है कि जून में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन की 91,960 डोज ही मिल सकेंगी। यानी मई में जिन लोगों ने सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त कोवैक्सीन लगवाई, उनमें से 62% को ही जून में मुफ्त वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार ने बताया है कि 10 जून के बाद दिल्ली को वैक्सीन मिल सकती है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब जिनका शेड्यूल्ड है अब लेकिन लग नहीं पा रहा? शेड्यूल्ड है, वो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है कराएं। हालांकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और लैंसेट कमीशन की कोविड-19 इंडिया टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर सुनीला गर्ग के मुताबिक कोवैक्सीन की दूसरी डोज में कुछ देरी चिंता का विषय नहीं है। कि अगर हमारा वैक्सीनेशन का जो ड्यू डोज है अगर उस पीरियड में नहीं मिलता, वो हफ्ता डिले हो जाता है, महीना डिले हो जाता है। ये आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि कभी भी वैक्सीन प्रोग्राम को हम रीस्टार्ट नहीं करते, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और उससे उसके एफिकेसी या इम्यून रिस्पॉन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग टीके की दोनों डोज जल्द से जल्द लेकर कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित होना चाहते हैं। ऐसे में कोवैक्सीन की दूसरी डोज ना मिलना मानसिक तनाव का कारण भी बन रहा है। 18 से 44 साल के लोगों के मन में एक बात आ रही है। एक तरफ सरकारें कैंपेन चला रही हैं कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। दूसरी तरफ जब लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं तो उनको आसानी से वैक्सीन नहीं मिल रही। पहली डोज मिल जा रही है तो दूसरी डोज नहीं मिल रही। सवाल ये नहीं है कि इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल यह है कि वैक्सीन कब मिलेगी और वैक्सीन में भी कोवैक्सीन कब मिलेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। देश के सामने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके इस मामले में पिछड़ रहे हैं। हिचकिचाहट और अंधविश्वास इसकी एक बड़ी वजह है। इन तीनों राज्यों से 3 वीडियो आए हैं जो बता रहे हैं कि क्यों यहाँ पर जन जागरूकता टीकाकरण के लिए चलाए जाने की ज़रूरत है। अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा, ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का ये वायरल वीडियो देश के ग्रामीण इलाकों में टीके को टोटका समझने की भ्रांति का एक चिंताजनक उदाहरण है। हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। वीडियो मंगलवार का है जब स्थानीय बीजेपी विधायक और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जागरूकता अभियान के लिए गांव का दौरा किया।
80 साल की हरदेवी पहले एक दरवाजे के पीछे छिप गई, फिर एक ड्रम के पीछे। खबरों की माने तो शाम तक कुछ ग्रामीणों ने टीका लगवा लिया, लेकिन हरदेवी ने नहीं। तो मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए और सबसे ज़्यादा गांव क्षेत्र में होना चाहिए। तो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी दी जाए और उनको प्रेरित किया जाए तो निश्चित ही वैक्सीनेशन हमारा सफल होगा। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की गति देश के बड़े राज्यों में सबसे कम है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उत्तर प्रदेश में जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं वो पॉपुलेशन के 2% से भी कम है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सिर्फ 35 लाख लोग हैं और 23 करोड़ के राज्य में, 23 करोड़ लोगों के राज्य में ये काफ़ी कम संख्या है। पड़ोसी बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण में कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। नीतीश कुमार सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने पर तुली है, लेकिन सहरसा जिले के गांव से आया वीडियो बता रहा है कि टीका लगाने के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को कितनी मशक्कत उठानी पड़ रही है। किसी को टीका लगवाने से बीमार होने का तो किसी को नपुंसकता का भ्रम है। बिहार में सिर्फ 1.4% आबादी को अब तक पूरी तरह से टीका लगा है। बताइए कि आपको ये लगा कि कोरोना का टीका सबको लेना चाहिए? लेना चाहिए। सब लोग इनकार कर रहे हैं। अच्छा, क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं लेना, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इन ग्रामीणों को टीकों की फिक्र भी नहीं है। चाटुखेड़ा गांव के इन गांव वालों को लगता है कि परियों के हाथ का पानी पीने से कोरोना उनके पास नहीं फटकेगा। जी हां, गांव में जैसे ही ये अफवाह फैली, आसपास के भी गांवों से हजारों लोग इस अंधविश्वास से खींचे चले आए। टीके पर टोटके जैसे अंधविश्वासों से जल्दी और कड़ाई से निपटने की सख्त जरूरत है। लखनऊ में आलोक पांडे और पटना में मनीष कुमार के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। हेमकुंड फाउंडेशन ने गुरुग्राम सेक्टर 61 में कोरोना के मरीजों के लिए एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया था, जिसमें सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया, उनको बचाया गया। लेकिन यहाँ तोड़फोड़ की गई और हेमकुंड फाउंडेशन का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। तोड़फोड़ करने का आरोप जिन पर लगाया जा रहा है वो इस जगह के मालिक हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर अब पेशेंट नहीं आ रहे हैं, इसलिए इस जगह को खाली कर दिया जाए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उजाड़ हो चुकी इस जगह पर कुछ घंटे पहले तक 500 मरीजों के लिए कोविड अस्पताल चलाया जा रहा था। एक के पास गन भी थी, आर्म्ड है। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्होंने रोकने की कोशिश भी करी, बट आर्म्ड है। हेमकुंड फाउंडेशन का आरोप है कि सुबह इस जगह के मालिक स्थानीय गुंडों के साथ आए और तोड़फोड़ करने लगे। इस संगत से जुड़े लोग बेहद डरे हुए हैं और अब वो ये जगह खाली करके जा रहे हैं। ये गोदाम के लिए नहीं दिया था सर, ये जगह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, 3.5 लाख रुपए लिया। कोई नहीं, वो 3.5 लाख मेरे। हेमकुंड फाउंडेशन का दावा है कि उन्होंने रामा टेंट हाउस को 2 महीने के लिए 3.5 लाख रुपए एडवांस भी दिया था। सुबह करीब 8 बजे ये गुंडे जो थे, लोकल गूंस, ये लोग आए। जनरेटर पहले, एवरीथिंग वाज प्लान, सारा कुछ प्लान था। तोड़फोड़ शुरू हुई। तो आप देख ही सकते हो, टेंट सारे इन्होंने फाड़े हैं। खाली करके होपफुली वील बी बैक स्ट्रॉन्गर। हम सेवा करते रहेंगे, सेवा को कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं कौन है, मैं नाम लूंगा तो मेरे ऊपर बात आएगी। दरअसल मई के पहले हफ्ते में गुरुग्राम के सेक्टर 61 के रामा टेंट हाउस में हेमकुंड फाउंडेशन ने 500 मरीजों का अस्थायी अस्पताल बनाया था। रामा टेंट हाउस के लोगों का कहना है कि अब यहाँ मरीज नहीं आ रहा है, लिहाजा वो ये जगह खाली करवाना चाहते हैं। भाई साहब ने खुद कहा शाम को 6 बजे तक। शाम तक का भी टाइम इसलिए लिया गया क्योंकि इन्होंने फाड़ फूड़ के अपना सामान के ऊपर चढ़ के फाड़ना शुरू कर दिया। सामान मेरा खराब हो जाएगा, रुक जाओ। मौके पर गुरुग्राम प्रशासन और पुलिस के लोग भी पहुंच गए। प्रशासन का कहना है कि मामला रामा टेंट हाउस और हेमकुंड फाउंडेशन के बीच का है, पर जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने कहा कि इनको टाइम दो, क्योंकि अभी कोई पेशेंट तो नहीं था, लेकिन कोई रिटर्न में भी एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो अभी इनको हटाने के लिए टाइम देने के लिए मैंने बोल दिया है। सर, ये लोगों का इनका ये भी कहना है कि सुबह यहाँ तोड़फोड़ कुछ लोग गन्स ले के अंदर आए। हाँ, वो पुलिस को बोल दिया है, SHO साहब को, उसकी कार्रवाई SHO करेंगे। यहाँ राशन की लाखों किट भी रखी हैं, जिन्हें रोज गरीबों तक पहुँचाया जा रहा था।
अब हेमकुंड फाउंडेशन सेवा करने के लिए नई जगह तलाश रहा है। इनका कहना है कि ये अपनी सेवा जारी रखेंगे। काफ़ी दुखद है कि जिस जगह पर बहुत लोगों की जानें बचाई गईं, ऑक्सीजन दिया गया, जब सरकार भी फेल हो गई थी, उसे अब हेमकुंड फाउंडेशन को खाली करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब पूरा मामला मीडिया के सामने आया है तो लोग भी मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में लोग अपने दफ्तर खोलने के लिए तैयार हैं कि हमारे दफ्तर में हॉस्पिटल बना लीजिए, लोग कह रहे हैं हमारे घर में बना लीजिए, लोग कह रहे हैं हमारे खेतों में बना लीजिए। तो कहीं ना कहीं जहां निराशा होती है उसके बाद आशा भी ज़रूर देखने को मिलती है, और ऐसी आशा जिससे काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिल रही है। सहयोगी अशोक महाले के साथ गुरुग्राम में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कानपुर में बीजेपी के नेता नारायण सिंह भदौरिया पे आरोप है कि उन्होंने अपने 2 दर्जन साथियों के साथ मिलकर पुलिस के ऊपर धावा बोल के उससे 25,000 के इनामी बदमाश को छुड़ा करके फरार करा दिया। बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी जिस गेस्ट हाउस में हो रही थी, ये माफिया उसी के बाहर मौजूद था। मामला मीडिया में उछलने पे बीजेपी ने भदौरिया को उनके पद से हटा दिया है। यह कुछ यूं हो रहा है मानो पार्टी विथ ए डिफरेंस के नेता ने कुछ डिफरेंट काम किया हो। जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया पे आरोप है कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 25,000 के इनामी बदमाश मनोज सिंह को पुलिस की हिरासत से भगा दिया। माफिया को भगाने वालों पे दर्ज FIR में पुलिस ने लिखा है, हम लोगों ने मनोज सिंह को पकड़ा तो वो जमीन पर लेट गया, लेकिन पुलिस ने उसे जीप में बिठा लिया। तभी आदित्य दीक्षित और धीरू शर्मा जीप के आगे लेट गए। पुलिस उन्हें हटाने उतरी, तब तक मनोज के साथी उसे भगा ले गए। एक हिस्ट्री शीटर अपराधी मनोज सिंह पुत्र मलिक सिंह निवासी थाना बर्रा को हिरासत में लिया गया। इस अभियुक्त के खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर के कई थाना क्षेत्रों से दर्ज हैं। यह अपराधी कई मुकदमों में वांछित है व इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। हिरासत में लेने के बाद मौके से ही इसके साथियों द्वारा इसे छुड़ाकर भगाने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल हुए। कानपुर के नौबस्ता इलाके के आकर्षण गेस्ट हाउस में बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। यह हंगामा वहीं गेस्ट हाउस के बाहर हुआ। इस भीड़ में तमाम लोगों ने इस कांड की वीडियो बनाई है। पुलिस कस्टडी से माफिया को भगाने वाले ज्यादातर लोगों की पहचान कर चुकी है। फरार समझे जा रहे नारायण सिंह भदौरिया ने एक वीडियो मैसेज जारी कर इसमें पुलिस पे नाराजगी जाहिर की है। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस, तो मैंने कहा अपना ID कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई ID कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकालकर उस लड़के के लगा दी। लेकिन मामला मीडिया में उछलने के बाद बीजेपी ने उन्हें पद से हटा के जांच बिठा दी है, लेकिन पार्टी से नहीं हटाया है। कल की घटना हम लोग संज्ञान में आई, और जैसे संज्ञान में आई घटना तो उसको संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो जिले में मंत्री पद है उनका, जो दायित्व है उनका, तो उनको उस दायित्व से मुक्त कर दिया है। और साथ ही 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। राजनीति का अपराधीकरण कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इस तरह के मामले अचानक सामने आते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही नेताओं और पार्टी की छवि जरूर दागदार होती है, लेकिन उन्हें पता है कि जनता जल्द ही जाति और धर्म के नाम पे फिर वोट देने लगेगी। कानपुर में अरुण अग्रवाल और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। अब बात दिल्ली के ऐसे अस्पताल की जहां कोरोना से महज एक मरीज की मौत हुई, वो भी अस्पताल में नहीं, रेफर करने के दौरान रास्ते में। हम बात कर रहे हैं सरिता विहार के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति। आयुष मंत्रालय के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने कोरोना के करीब 600 मरीजों का इलाज किया। एक को छोड़कर सब स्वस्थ होकर घर लौटे। कोरोना की दोनों लहरों में इस अस्पताल ने कुल माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी के 592 मरीजों का इलाज किया। इनमें 94% मरीजों का इलाज आयुर्वेद के जरिए किया गया। बाकी करीब 6% मरीजों के लिए मदद एलोपैथी की लेनी पड़ी। जरूरत पड़ी तो
तो यहाँ एलोपैथी डॉक्टर का कोरिलेशन है, तो हम एलोपैथी की भी ट्रीटमेंट पेशेंट की नीड के अनुसार मॉडरेट कंडीशन में हम जोड़ते हैं, जिससे मरीज ठीक हो रहे हैं। और हमारे यहाँ 99.99% मरीज पूर्णतः ठीक 9 से 10 दिन में हो रहे हैं। जब इस साल हालात बिगड़े तो 47 बेड वाले इस अस्पताल में 86 ऑक्सीजन लेवल वालों तक को दाखिला दिया गया, इलाज किया गया। इलाज आयुर्वेदिक दवा, योग, हवन और प्राणायाम के जरिए किया गया। सुबह हम एक यज्ञ नीचे करते हैं, यज्ञ मीन्स हवन करते हैं, जिसको हम हर्बल फ्यूमिगेशन से वो कर सकते हैं, जिसमें हमें हवा की शुद्धता और हवा की शुद्धि के लिए हवन ऑलरेडी शास्त्रों में बताया है। तो यहाँ पे रोज़ जिस दिन से शुरू हुआ है, जिस दिन से कोविड के फर्स्ट केस आना शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ रोज़ हवन होता है। गिलोय है, कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो यूज़ की जाती हैं, संशमनी वटी है, आयुष 64 है, आयुष काढ़ा है, नस्य है, अश्वगंधा है। पिछले 2 दिनों से अब इंतजाम पोस्ट कोविड वार्ड का भी है। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह आविष्कार जैसा ही है जब नई बीमारी का इलाज पुरानी पद्धति से किया गया। हालांकि मरीजों की तादाद कम रही, लेकिन ठीक करने में कामयाबी पूरी मिली। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।